ये धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर साहब का मोबाइल ऑफ, उनका अस्पताल बंद, और अचानक से खबर आती है कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा दिखाता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी के ज़माने में बूथ लूटा जाता था, यहाँ पर तो आप सीधे उम्मीदवार लूट रहे हैं। कि जो विरोधी दल हैं, जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दीजिएगा तो फिर चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है। तेजस्वी यादव का 9वीं पास नहीं होना समस्या नहीं है, शिक्षा के प्रति उनका जो नजरिया है वो समस्या है। हम लोग को जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि 14 तारीख को जनसुराज की सरकार बन रही है। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, हम आपको बता दें इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं। बिहार की सियासत में जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो शख्स सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने अभी आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके कैंडिडेट के नामांकन कैंसिल करवा रहे हैं और उनके कैंडिडेट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि बिहार में हम लोगों ने पहले देखा था, बड़े बड़े दल और नेता यहाँ पर जो थे वो बूथ लूट कर चुनाव जीतते थे। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं और जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती या तो नामांकन नहीं करने दिया गया, या नामांकन जिन्होंने कर दिया था उनको दबाव में उनसे नामांकन वापस कराया गया है। अब उन पर दबाव है कि नहीं, इसका मेरे पास क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जो पहले एक उम्मीदवार हैं दानापुर से, मुटुर शाह, अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह, वो जिस दिन नामांकन नहीं कर पाए उस दिन पूरे मीडिया में और ये चर्चा चली कि उनको वहाँ के राजद के बाहुबली नेता रीतलाल यादव ने उनका अपहरण कर लिया, उनको पकड़ लिया। लेकिन बाद में जो तस्वीरें आईं वो तस्वीरें बिल्कुल दिखाती है कि उस दिन जो मुटुर शाह हैं वो अमित शाह जी के साथ उनका चित्र जारी हुआ है। ये आपको मैं आपके दर्शकों को दिखा देता हूँ कि उस दिन ये है, ये अमित शाह हैं, इनके बगल में मुटुर शाह खड़े हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान है। तो जिस दिन इनको नामांकन करना था उस दिन भारत के गृह मंत्री यहाँ थे और ये साहब वहाँ से अपने क्षेत्र से गायब हो गए और अमित शाह जी के साथ बैठे थे या उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। और जब तक नामांकन का समय रहा तब तक ये आदमी गायब रहे, अगले दिन अपीयर हुए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुर में एक उम्मीदवार जिन्होंने, ये धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर साहब का मोबाइल ऑफ, उनका अस्पताल बंद, और अचानक से खबर आती है कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तीसरी घटना शशि शेखर सिन्हा, डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर गोपालगंज के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 रात में उनसे बात हुई, सुबह में 10 बजे तक वो प्रचार, रात में 8 बजे तक प्रचार कर रहे हैं, सुबह में 10 बजे फ़ोन पर बात हुई है, वो पूरी तरीके से हम लोग के साथ हैं। 2 घंटे के बाद पता चला कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा दिखाता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी के ज़माने में बूथ लूटा जाता था, यहाँ पर तो आप सीधे उम्मीदवार लूट रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसुराज से और प्रशांत किशोर से डर गए हैं? भाई, आपको ये नहीं लगता कि गृह मंत्री भी वो काम कर रहे हैं जो गुंडे और अपराधी करते हैं? भाई, वो क्या काम कर रहे हैं बिहार की जनता को तय करना है। लोकतंत्र में आपको अपना उम्मीदवार देने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आपके जो विरोधी दल हैं, जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दीजिएगा तो फिर चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है। फिर तो आप बता दीजिए कि भाई हमारा दल है, हमारी लाठी, हमारी भैंस, हम ही ठीक हैं, हम ही रहेंगे। तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा? कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन सतर्क होता, इलेक्शन कमीशन सजग होता तो स्थिति बनती नहीं। आप किसी एक वोटर को अगर वोट देने से रोक दें, प्रलोभन देकर, डराकर या समझाकर, तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन बताया जाता है। और यहाँ सीधे सीधे उम्मीदवारों को डराकर, समझाकर, मनाकर, प्रलोभन देकर उम्मीदवारी से उनकी वापस कराई जा रही है। तो क्या आचार संहिता का ये उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो इलेक्शन कमीशन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए हम लोग ये जनता के बीच बात रख रहे हैं, बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि मेरे भाई देख लो कि जो भाजपा अपने चाल चरित्र चेहरा की बात करती है उसका असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। आपको क्या लगता है सर, जो देश में पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही राजनीति करें या जो अनपढ़ हैं वो भी राजनीति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सारे लोग राजनीति कर सकते हैं। आप तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये 9वीं फेल हैं। बिल्कुल, बात तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने का नहीं है। इस बात को कहा बताया जा रहा है कि कई बार सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल करते हैं। बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की। लेकिन तेजस्वी यादव के माँ और बाप दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं। ये DPS RK पुरम में पढ़ते थे, 9वीं क्लास वहाँ पास नहीं कर पाए,
इनका कहना है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। तो चलिए उनकी बात मान लेते हैं कि वो क्रिकेट खेलने चले गए। क्रिकेट खेलकर उसके बाद उसको छोड़े हुए भी आज 20 बरस हो गए। तो भाई उसके बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप गाँव में जाइएगा, कई बार आपको महिलाएं मिलती हैं, आप पूछते हैं आप दीदी कितना पढ़े हैं, तो महिलाएं बताएंगी मैंने ग्रेजुएशन किया है। आप पूछिए ग्रेजुएशन कैसे किया, तो बताया कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमारे गांव में 8वां तक पढ़ाई का व्यवस्था था, तो 8वां पढ़े थे। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने मुझे पढ़ाया और मैंने मैट्रिक पास किया। फिर मेरे बच्चे हो गए तो पढ़ाई छूट गई, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया। ये क्या बताता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति जो नज़रिया है, सम्मान है, ये बताता है। तेजस्वी यादव का 9वीं पास नहीं होना समस्या नहीं है, शिक्षा के प्रति उनका जो नज़रिया है वो समस्या है। जो व्यक्ति बिहार जैसे राज्य का मुखिया बनना चाहता है, अगर वो शिक्षा का सम्मान नहीं करता है, शिक्षा के प्रति उसका नज़रिया ठीक नहीं है, तो वो कभी भी बिहार के नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग उनकी शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। बाकी 9वीं पास होना और 12वीं पास होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया शिक्षा के प्रति आपके नज़रिए का है। जी। देश में मुस्लिम समाज में एक मशहूर है कि हाँ, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिक्स का एक अल्टरनेट लेकर आए हैं, पूरे देश में चर्चा चल रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को लाने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। देखिए, मोदी को मैंने बनाया नहीं है, कोई किसी को बना नहीं सकता है। मोदी जी वहाँ जीत कर आए हैं तो अपने ताकत से जीत कर आए हैं, अपने प्रयास से जीत कर आए हैं, उनके दल के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत कर आए हैं, जनता के वोट से जीत कर आए हैं। हम जैसे लोगों ने उस प्रयास में कंधा लगाया है और इसको कोई छुपने वाली तो बात है नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में मोदी जी को जिताने में हमने कंधा लगाया है, तो मेरे परिचय का दूसरा हिस्सा ये भी है कि 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जहाँ कहीं भी मोदी और भाजपा चुनाव हारे हैं, हराने वाला दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उसके पीछे भी प्रशांत किशोर ने ही कंधा लगाया है। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 में आंध्र प्रदेश में, 2020 महाराष्ट्र दिल्ली में, 2021 तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। इतनी जगहों पर भाजपा या भाजपा के गठबंधन को चुनाव हराने वाले दलों के साथ भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। तो तय आपको करना है कि जिस आदमी के पास सलाहियत है इनके जीतने में भी कंधा लगाने की और इनको हराने में भी कंधा लगाने की, आप उसके साथ चलना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेताओं के साथ चलना चाहते हैं जो न खुद जीत सकते हैं न किसी को जिता सकते हैं? आरजेडी ने 18 उम्मीदवार मुसलमान समाज में से दिए हैं, आपने 34 दिए हैं। क्या आपको अभी लगता है कि जो मुसलमान समाज है वो आरजेडी को भर भर फिर से वोट देगा? देखिए, मुसलमानों में कुछ जागरूकता आई है? आप जो पदयात्रा निकाल, हमने जो बात कही है उस पर हम कायम हैं। वोट आप दीजिए या नहीं दीजिए, ये आपका निर्णय है। हमने ये तय किया है, जागरूकता आई है मुस्लिम समाज में। हमने ये तय किया और घोषणा की कि मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। आपकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आपको सीट और आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। साथ में मैंने ये भी कह दिया कि जिन सीटों पर पहले से मुस्लिम विधायक हैं या मुस्लिम प्रत्याशी आ रहे हैं, सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़ दें तो ऐसे किसी सीट पर हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देंगे, ताकि कल हो के ये कोई न कहे कि हमने मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए। बावजूद इसके हमने 34 उम्मीदवार हम लोगों ने खड़े किए हैं, जो अगर आप 43 जो सीट है जो रिजर्व है उसको हटा दीजिए तो 200 सीटों में 17% होता है। पहली बार देश यहाँ आज़ादी के बाद बिहार में किसी एक दल ने 17% सीट मुस्लिम समाज को दिया है और उन सीटों पर भागीदारी दी है जहाँ पहले से कोई मुस्लिम ना विधायक है ना कोई मुस्लिम प्रत्याशी है। अब मुस्लिम समाज को तय करना है कि उनको अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी जो मिली है उसको वो कैसे देखते हैं। अगर वो आज भी सजग नहीं होंगे और अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप लालटेन को आंख बंद करके भाजपा के डर से वोट देते रहिएगा तो जलेगा आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर के बच्चों के घरों में, आपके घरों में आपके बच्चों के भविष्य में अंधकार ही रहेगा। सर, आप बड़े कॉन्फिडेंस से हमेशा कहते हैं कि हम जन स्वराज की सरकार बनेगी।
क्या जनता में वो कॉन्फिडेंस आप पैदा कर पाए हैं, जो जनता ये कहती है कि इनको देंगे तो वो जीत जाएगा, उनको देंगे तो ये जीत जाएगा? भाई अब तो जनता को जाकर आप चेक कीजिए। हम लोग को जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि 14 तारीख को जनसुराज की सरकार बन रही है। जनसुराज की सरकार बन रही है। बिल्कुल जनसुराज की सरकार बन रही है और ये देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और अगर बिहार में ये बात बनी तो ये बिहार के आगे भी कहानी चलेगी। सर, जब से 2014 के बाद आप पहले ऐसे नेता हैं, 2014 के बाद आप पहले ऐसे नेता हैं जो मीडिया से बड़े आक्रामक अंदाज में बात करते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग नॉर्मल बात किए हैं, ये इसका रीज़न क्या है? आक्रामक अंदाज में उस मीडिया से बात करते हैं जो गोदी मीडिया है, जो कि भाजपा का, एनडीए का, सत्तारूढ़ दल का ब्रीफ लेकर आता है और आप भी मानते हैं गोदी मीडिया है? मानते क्या है, सब जानता है। तो वो लोग, और उनके डर से ज़्यादातर विपक्ष के नेता उनके चैनल पे जाते नहीं हैं। लेकिन मेरा अपना तरीका अलग है। मैं मीडिया से डर कर उनका बायकॉट नहीं करता हूं, उनको बुलाता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके प्रश्नों का जवाब देता हूं और उन्हीं शब्दों में जवाब देता हूं जिस तरह का एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं। उनके एजेंडा से डरे बगैर उनका जवाब दे रहे हैं, डंके की चोट पर जवाब देते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अन्य विपक्षी दल के नेताओं को भी मैं ये सलाह देता हूँ कि मीडिया का बायकॉट मत कीजिए, वो गोदी मीडिया हो, अच्छी मीडिया हो, उनका सामना कीजिए और उनको सामने से जवाब दीजिए, तभी इनका चेहरा सामने जनता के सामने क्लियर दिखेगा। आप कहते हैं अर्श पर या फर्श पर? अगर आप अर्श पर आते हैं तो बिहार की जनता के लिए क्या काम करेंगे? भैया अर्श पर आए तो एक महीने के अंदर अंदर जो 6 चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं वो हो जाएगा। पहला चीज़, जो बिहार में एक फर्जी शराबबंदी का कानून है जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इसको हटा दिया जाएगा। दूसरा काम, 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, विधवाओं को, विकलांगों को 2000 रुपये पेंशन मिलने लगेगा। तीसरा काम, जिन गाँवों में भी सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पर जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि लोग वहाँ स्थानीय स्तर पर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, उसका फीस सरकार भरेगी। चौथा काम एक किया जाएगा कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ ये काम होगा कि 1 साल के अंदर 50 लाख वो बिहार के लोग जो बिहार से बाहर गए हैं, मजबूरी में पलायन किए हैं, उनको वापस लाकर बिहार में 10 से 12 हज़ार का रोजगार दे दिया जाएगा। 5वां काम, बिहार में मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा ताकि जो लोग खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती करना चाहते हैं उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाएं। और अंतिम, हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार जो रोजी रोजगार करना चाहता है उसको 4% सालाना ब्याज के दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बिहार के घर घर में रोजगार पैदा हो, लोगों की ज़िंदगी में सुधार हो, लोग नौकरियों के पीछे अपना जीवन न बर्बाद करें, अपने पैर पर खड़ा हों, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और अंतिम बात, बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के लिए, इनको पनिश करने के लिए, इनको सज़ा देने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि साल भर में इनको प्रोसिक्यूट किया जा सके और जो बिहार को लूट कर पैसा इन्होंने जमा किया है उस पैसे को वापस लेकर बिहार के खजाने में जमा किया जा सके। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। ये प्रशांत किशोर जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जिन्होंने वादे हैं उन्होंने अपने वादे गिनाए हैं। 14 तारीख के बाद की ये अर्श पर होते हैं या फर्श पर। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।